नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने शुरुआत की थी संज्ञा टॉपिक की, और लास्ट वीडियो में संज्ञा टॉपिक की शुरुआत करते संज्ञा की परिभाषा व संज्ञा के भेद हमने कंप्लीट करे थे। आज की इस वीडियो में उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे संज्ञा के बारे में आगे जो चीजें होंगी। यानी आज हमें समझना होगा भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस प्रकार से होता है। साथ में ये भी समझना होगा कि किस प्रकार किस उदाहरण को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, किस उदाहरण को व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे और किस उदाहरण को पदार्थ या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखेंगे। और लास्ट में हम देख रहे होंगे संज्ञा के तीन नोट का अर्थ होगा कि किस प्रकार भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण होगा, किस प्रकार व्यक्तिवाचक से जातिवाचक का निर्माण होगा और किस प्रकार जातिवाचक से व्यक्तिवाचक का निर्माण होगा। ये एक छोटी सी वीडियो होगी और इस छोटी सी वीडियो में संज्ञा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यानी संज्ञा टॉपिक की हम दो वीडियो कंप्लीट करेंगे, एक इससे पहले वाली वीडियो और एक ये, और इसके बाद एक तीसरी वीडियो संज्ञा टॉपिक की होगी जो कल आपको वीडियो मिलेगी। और उस वीडियो में आपको संज्ञा के बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी जो प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए संज्ञा टॉपिक से वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जिस वीडियो को आप ये दो वीडियो देखने के बाद जरूर देखना, जिससे आपको पता लगे कि क्या जो हमने पढ़ा वो सही था या जो हमने पढ़ा वो कितना सही था, क्या हम इससे एग्जाम में क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए मेरे साथ देखिए जब हम बात करते हैं ना भाववाचक संज्ञा का निर्माण, पहले थोड़ा लास्ट वीडियो का आपको थोड़ा रिवाइज कराऊं तो लास्ट वीडियो में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के बारे में हमने समझा था कि संज्ञा जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम्यक धन ज्ञा। सम्यक धन ज्ञा का अर्थ होगा कि जो संपूर्ण ज्ञान का बोध कराने वाला, और इसका एक पर्याय शब्द हमने देखा था नाम। और इस संज्ञा शब्द की जब बात करी थी इसकी परिभाषा की, तो संज्ञा शब्द वो शब्द थे जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। फिर संज्ञा के हमने भेद की बात की थी। संज्ञा के भेद तीन भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, व दो अन्य भेद द्रव्य या पदार्थ और एक आपका समूहवाचक। तो इसी प्रकार संज्ञा के यदि आपके पास प्रश्न देखने को मिले संज्ञा के भेद, तो आपको तीन उत्तर लगाना था। फिर उसके बाद आपको बताया था अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। फिर उससे आगे बढ़ते हुए हमने सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की थी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा व कुछ उदाहरण देख लिए थे। फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा व उदाहरण, इसी प्रकार द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, इसी प्रकार समूहवाचक और फिर भाववाचक अंत में। आज हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के निर्माण की, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। अब ये 5 प्रकार कौन से होते हैं, पहला, फिर दूसरे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए। अगर बात करें पहला जातिवाचक, उसके बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं इनको कि जब हम अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो वहां दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। उस विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा छोड़ दीजिए, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये तीन के तीन आपको यहां देखने को मिलेंगे, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो तीन तो ये जो अन्य बचे विकारी है, इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। साथ में एक जातिवाचक संज्ञा से और एक अव्यय यानी अविकारी से, जो इसका दूसरा भेद था। अव्यय का मतलब होगा अविकारी, तो जो इसका दूसरा भेद था एक, उससे भी किसका निर्माण होता है, आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए 5 शब्द आप याद रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है। पहला आप याद रखेंगे जातिवाचक, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और एक अव्यय या अविकारी से। अब समझते हैं किस प्रकार निर्माण होता है। देखिए जातिवाचक संज्ञा से निर्माण किस प्रकार होगा। यहां शब्द बचपन दिखाई दे रहा है, तो बचपन एक भाव है, ना कि बचपन कोई व्यक्ति है। और ये जो बचपन शब्द बना है ये एक शब्द होगा बच्चा, और बच्चा शब्द में आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर हम बच्चा शब्द की बात करें तो आपने शब्द प्रयोग किया बच्चा, तो दुनिया के बहुत सारे बच्चे, तो बच्चों की एक जाति। बच्चा शब्द जातिवाचक का उदाहरण है, पन प्रत्यय लगने के बाद शब्द बनता है बचपन। तो ये जो शब्द बना है बचपन शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना है और ये भाववाचक में बदल गया। इसी प्रकार लड़कपन मतलब लड़का, लड़का में पन लगने के बाद लड़कपन। मानव,
मानव शब्द भी तो जातिवाचक होगा, मानव जातिवाचक होगा, और मानव से क्या बना, मानवता बना, यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा से, आप देख पा रहे हो किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा से बचपन, बचपन के बाद लड़कपन, लड़कपन के बाद मानवता, ये तीन शब्द उदाहरण के तौर पर आपको दिखाई दिए हैं जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए सर्वनाम से, सर्वनाम की अगर हम बात करें तो सर्वनाम मतलब जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं। तो एक अहम शब्द होता है, अहम शब्द सर्वनाम है, और उस अहम शब्द से ही भाववाचक संज्ञा बनी है अहंकार। अहंकार आप समझते होंगे, अहंकार का अर्थ होगा कि एक घमंड। तो ये भी तो भाव होता है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, या जिसके अंदर भी होता है, प्रत्येक शब्द प्रयोग करना गलत होगा। तो अहंकार ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार निजता, निजता अपनी निजता की बात हो रही है, अपनी निजता की, तो यहाँ निज शब्द सर्वनाम है, निज शब्द सर्वनाम है। इसके बाद सर्वनाम टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो बेहद आसान सर्वनाम बन जाएगा, वही हम इसको देख रहे होंगे। तो यहाँ ये निज शब्द सर्वनाम है। फिर अपना शब्द भी सर्वनाम है, और अपना से बना है अपनापन, अपना सर्वनाम है, पन प्रत्यय लगने के बाद क्या बना है, अपनापन। तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। अपनापन आप मतलब इस चीज को आप महसूस करते हो, फील करते हो, ना कि ये कोई भौतिक चीज है, अपनापन इसे फील करते हो, और जिन चीजों को आप फील करते हो वो होती है भाववाचक संज्ञाएं। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शब्द है ममता, और ममता आप समझते होंगे, ममता मतलब लाड़ प्यार वाली ममता, और यहाँ जो मूल शब्द है मम, मम शब्द का मतलब भी क्या होगा, ये एक सर्वनाम शब्द है, और इससे बना क्या है बच्चों, ममता। ममता मतलब भाववाचक संज्ञा। तो मुझे उम्मीद है ये दो आपको क्लियर हुए कि किस प्रकार जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा, और किस प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा होगा विशेषण से। तो विशेषण से कैसे, आप देखते हो ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी एक विशेषण है, और एक मिनट, ये ईमानदार एक विशेषण है, ईमानदार एक विशेषण है, और ईमानदार से बना है ईमानदारी। आपने कुछ व्यक्ति देखे होंगे जो ईमानदार होते हैं, तो ईमानदार, राम ईमानदार है, राम की विशेषता ईमानदार है, तो ये विशेषण है। लेकिन राम ईमानदार इसलिए क्योंकि राम के अंदर ईमानदारी है, तो ईमानदारी एक भाव है, क्या है, भाव। तो ये ईमानदार एक विशेषण से बना है भाववाचक संज्ञा ईमानदारी। फिर इसके बाद देखिए प्यास, प्यास भी एक भाव है, प्यास भी भाव है, भूख भी भाव है, और इससे क्या बना है आपका भाववाचक, सॉरी यहाँ प्यास भाववाचक संज्ञा है, ये प्यासा तो विशेषण हो जाएगा, इस शब्द को हटा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ शब्द है मीठा, मीठा शब्द, जिस प्रकार आम मीठा है, तो आम की विशेषता है कि आम मीठा है, लेकिन मीठा से शब्द बना मिठास, मिठास जिसे आप फील करते हो। आपने कुछ भी ऐसा कोई मीठा कोई व्यंजन आपने खाया, तो जैसे ही उसका स्पर्श आपकी जीभ के साथ होगा, आपको महसूस होगी मिठास, तो वो भाव है, और वो मीठा शब्द से बना भाव है। तो मिठास जो बना है किस शब्द से बना है, मिठास शब्द बना है आपका मीठा शब्द से, जो कि विशेषण है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा मिठास बनी, विशेषण क्या है, मीठा, आस प्रत्यय लगने के बाद क्या बनता है, मिठास। इसी प्रकार अगला शब्द सौंदर्य, सौंदर्य, ये सौंदर्य शब्द सुंदर शब्द से बना है, लड़का सुंदर है या लड़की सुंदर है, तो लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है, लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है, लेकिन वो सुंदर किस लिए, क्योंकि उसके पास सौंदर्य है। तो ये सुंदर से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है, सौंदर्य है, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्या, सौंदर्य। दरअसल यहां से जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो इस प्रकार प्रश्न देख ले कि निम्न में से कौन सी विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, या विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। आपके पास विकल्प बचपन होगा, मानवता होगा, अपनापन होगा, और सौंदर्य होगा, तो तब आप सौंदर्य उत्तर लगा रहे होंगे। आगे बढ़िए क्रिया से। देखिए पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, और पढ़ना क्रिया से भाव बना है पढ़ाई, पढ़ाई, तो ये पढ़ना क्रिया से बना पढ़ाई। उसी प्रकार लिखना क्रिया है, लिखना से बना लिखावट, लिखना से क्या बनता है, लिखना से आपके सामने जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ये होगा लिखावट। तो समझने की कोशिश करिएगा। पढ़ाई जो पढ़ना एक क्रिया है उससे बना है, लिखावट जो लिखना एक क्रिया है उससे निर्मित शब्द हुआ है। फिर इसके बाद समझिए सजाना भी एक क्रिया होगा, और सजाना से क्या बना है, सजावट, आवट प्रत्यय लगने के बाद, तो सजावट भाव है, लिखावट। आपकी राइटिंग, आपका लेख, कई बार कुछ बच्चे या कुछ लोग इस प्रकार का लिखते हैं जो सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं,
और कुछ लोग इतना सुंदर लिखते हैं खतरनाक तरीके का। तो जो खतरनाक तरीके का लिखते हैं ना, उनकी लिखावट बहुत साफ होती है। क्या साफ होती है? लिखावट। तो लिखावट भाव है, और ये लिखना क्रिया से बनी लिखावट भाव है, आवट प्रत्यय लगने के बाद, तो ये होगा आपका लिखावट। उसी प्रकार बनाना क्रिया है, और बनाना से शब्द प्रयोग होता है बनावट। बनावट, किसी चीज की बनावट, तो बनावट भी क्या होगा? भाव होगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। यानी भाववाचक संज्ञा से निर्माण की जब बात कर रहे हैं, पहला जातिवाचक, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख रहे हो अव्यय से। अव्यय में आप दूर जो शब्द है, ये अव्यय है। अव्यय मतलब दूर, दूर, दूरी, मतलब दूरी की बात हो रही है तो दूरी भाव हो जाएगा, दूरी। इसी प्रकार तेज एक अव्यय है, और यहाँ ई प्रत्यय लगने के बाद क्या बनता है? तेजी, किसी व्यक्ति के अंदर तेजी होना। इसी प्रकार धिक एक अव्यय है, और धिक से शब्द बनता है क्या? धिक्कार, मुझे धिक्कार है तुम पर, या मुझे धिक्कार है उस पर। तो ये धिक शब्द से बना धिक्कार एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन धिक एक अव्यय शब्द है और इससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? धिक्कार एक भाववाचक संज्ञा है। तो ये तो वो 5 चीजें हैं जिनसे आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखते हो। प्रश्न यहां से प्रत्यक्ष रूप से पूछ ले जाते हैं, तो इसको आप एक बार समझ लोगे ध्यान से, उसके बाद अभ्यास करोगे। अभ्यास भी मैं लास्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। दरअसल हमने परिभाषा और उदाहरण तो देख लिए, लेकिन उन उदाहरणों को रटा नहीं जा सकता, बहुत सारे उदाहरण है। तो फिर हम क्या करें कि हम शब्द को देखते ही पहचान ले कि ये जातिवाचक का उदाहरण है, भाववाचक का, या व्यक्तिवाचक का, या पदार्थवाचक का, या आपका समूहवाचक का। भाववाचक शब्द आप बड़े आराम से पहचान पा रहे होंगे जब आप इस चीज का अभ्यास कर लोगे, और बाकी बचे 4 हम यहां से पहचान पाएंगे। कैसे? देखिए मेरे साथ, आप देख रहे हो कोई एक शब्द हमने प्रयोग किया, जैसे शब्द प्रयोग किया फल। तो पदार्थ व द्रव्यवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जो माप या तोल कर खरीदे जाती हैं। फल को हम तोल कर खरीदते हैं, तो फल पदार्थवाचक होगा। इसे कंटिन्यू करने से पहले 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए। व्यक्तिवाचक व जातिवाचक, और जातिवाचक के अंतर्गत ही ये 2 भेद हैं, पदार्थ व समूह। तो जो पदार्थ व समूह का उदाहरण है वो जाति का उदाहरण अवश्य होगा। याद रखना, ये फल जाति का उदाहरण भी होगा, लेकिन जाति से पहले पदार्थ का उदाहरण होगा, ठीक है। तो फल एक पदार्थवाचक संज्ञा है। फिर फल में नाम दिया कौन सा? आम। तो आम जातिवाचक है, आम की जाति। आम की बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं आम की। अब आम की भी किसी एक स्पेशल जाति की बात की जाए, जैसे आजकल जो आपको खूब खाने को मिल रहा होगा दशहरी आम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि आम की एक विशेष प्रजाति दशहरी। तो हमने बात की फल शब्द की, फल आपने देखा, अच्छा फल तो तोल कर खरीद रहे होंगे, तो पदार्थवाचक। फिर आपने देखा फल के अंदर एक नाम दिया, यानी हम जैसे चरणबद्ध आगे बढ़ेंगे तो संज्ञा में ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे इस क्रम में। तो फल में जैसे ही नाम दिया आपने कि आम, तो आम जाति। फल में नाम दे सकते थे सेब, तो सेब जाति। फल में नाम आप देख सकते थे अमरूद, तो अमरूद जाति, अमरूद जाति में होता आपका। तो कोई भी फल, फल होगा पदार्थ, और फल में जैसे एक नाम अंदर देंगे वो होगा जाति, और फिर उसकी भी एक विशेष प्रजाति का नाम लेंगे। जैसे आम की विशेष प्रजाति का हमने बात की दशहरी, तो ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगी। इसी प्रकार आम की प्रजाति आम्रपाली, आम्रपाली, बंगलपन्नी, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक के उदाहरण होंगे, या अन्य किसी फल की कोई प्रजाति हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने बात की मिठाई शब्द की, मिठाई पदार्थवाचक है, लेकिन मिठाई में कौन सी मिठाई? तो बात की जलेबी, तो जलेबी जातिवाचक है। और जलेबी को व्यक्तिवाचक कैसे बना सकते हैं? कोई यदि प्रसिद्ध जलेबी हो, कोई आपके किसी चौक पर, आपके शहर में, आपके गांव में कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जलेबी प्रसिद्ध हो, तो उसके नाम से उसकी जलेबी बिकती हो, तो वो जलेबी का उदाहरण व्यक्तिवाचक के अंतर्गत होगा। अन्यथा जलेबी जातिवाचक में होगा। जलेबी शब्द जातिवाचक में होगा, लेकिन किसी स्पेशल व्यक्ति की जलेबी हो वो व्यक्तिवाचक में होगा, और मिठाई शब्द आपका पदार्थवाचक में होगा। लेकिन यदि पदार्थ विकल्प में ना हो तो मिठाई भी जातिवाचक में होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, एक शब्द यहां लिखा हुआ है पशु। पशु मतलब, दरअसल पशु एक उकारांत शब्द है और पुल्लिंग शब्द है, तो ये एक वचन और बहुवचन के लिए पशु ही प्रयोग होता है। आपको एक जानवर दिखाई दे, एक गाय दिखाई दे, उसे पशु बोल सकते हो। बहुत सारी गाय दिखाई दे, उन्हें भी आप पशु ही बोलोगे। तो ये समूहवाचक का उदाहरण हुआ पशु। और पशु में नाम दिया कि कौन सा पशु? तो गाय, तो गाय जातिवाचक का उदाहरण होगा।
फिर गाय में भी अगर गाय को कोई स्पेशल नाम दे दिया, जैसे राधा गाय, तो राधा गाय व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा। यानी जब आप उसे स्पेशल नाम दे दोगे, आपने एक जगह बहुत सारी गाय देखी तो आपने आवाज लगाई गाय, तो बहुत सारी गाय के लिए बात हो रही है, लेकिन उन गायों को यदि अलग अलग नाम दिया गया है, उन गायों को यदि अलग अलग नाम दिया गया है, तो उनमें से एक गाय की बात की गई जिसका नाम राधा था, तो वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगी। ठीक है, आपने देखा पशु समूहवाचक का उदाहरण है, पशु में नाम दिया, गाय व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, और गाय में भी नाम दिया कि राधा गाय, तो ये गाय जातिवाचक का उदाहरण है, और गाय में भी नाम दिया राधा, तो ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं पक्षी। तो पक्षी भी इकारांत शब्द है, और पक्षी उड़ रहे हैं या पक्षी उड़ रही हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं ये पुल्लिंग शब्द और इकारांत है। दरअसल जब वचन टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे तो वहां इस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पक्षी कैसा शब्द है? पक्षी एक इकारांत शब्द है। तो चलिए अब हम देखते हैं, पक्षी एक शब्द है, जो पक्षी एक इकारांत शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है, ये समूह के लिए भी प्रयोग होता है। एक पक्षी, एक कौवा आपको उड़ता दिखाई दे तो पक्षी बोल सकते हो, और अनेक कौवे उड़ते दिखाई दे तो भी पक्षी बोल सकते हो। तो एक वचन बहुवचन के लिए इसी रूप में प्रयोग होता है। तो ये समूहवाचक का उदाहरण है। और पक्षी में यदि हमने नाम दिया कौन सा पक्षी, आप कहोगे तोता, तो तोता जातिवाचक का उदाहरण है, क्योंकि तोते की जाति, दुनिया में जितने तोते, वो तोता शब्द प्रयोग करते ही सब इंगित हो जाएंगे। लेकिन तोते में भी किसी तोते को नाम दिया गया है, जैसे आप देख लेते हो तोते का नाम मिट्ठू रख दिया जाए, तो मिट्ठू जो तोता होगा वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा। क्योंकि मानकर चलिए आपके पास 5 तोते हैं, तो आपने आवाज लगाई तोता, तो 5 के 5 तोते आपकी ओर देख रहे होंगे, लेकिन आवाज लगाई मिट्ठू, मिट्ठू तोता, तो वो एक स्पेशल तोता होगा जिसका आपने नाम दिया, वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए नदी शब्द आपको दिखाई दे रहा है, नदी, तो नदी शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन नदी में कौन सी नदी? आपने कहा गंगा नदी, तो व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगी। यानी एक स्टेप जैसे अंदर नाम हम देंगे, एक चरण आगे चलेंगे तो आप संज्ञा में एक चरण ऊपर बढ़ते चले जाओगे। मुझे उम्मीद है ये चीज आपकी समझ में आई होगी कि किस प्रकार आप किसी भी संज्ञा की पहचान कर सकते हो। बाकी कल जब मैं अभ्यास कराऊंगा, लगभग कोशिश करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, और वो 20 से 25 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब चलिए आज हमने 2 चीजें कंप्लीट कर ली। पहला भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो 5 प्रकार से हुआ, जाति, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, फिर संज्ञा का निर्माण जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक, फिर संज्ञा, इनकी पहचान किस प्रकार होगी ये हमने देख लिया। फिर अब आगे चलते हैं, आगे चलकर हमें देखने संज्ञा के 3 प्रसिद्ध या 3 प्रमुख नोट, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं। और बच्चे के लिए बड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है कि ये भाव का उदाहरण है, जाति कहां से आ गया, जाति का उदाहरण है, व्यक्ति कहां से आ गया। तो समझते हैं एक एक करके, चलते चलिए देखते हैं। पहला जो नोट है, ये भाववाचक से जातिवाचक का निर्माण किस प्रकार होगा। भाववाचक से जातिवाचक का निर्माण किस प्रकार होगा, यानी संज्ञा तो भाववाचक होगी लेकिन उसमें जाति दिखाई देगी। किस प्रकार, देखिए समझिए, जब भी भाव एक वचन से बहुवचन में बदल जाए तो वो भाव से, जब भी भाव एक वचन से बहुवचन में बदल जाए तो भाव जाति में चला जाएगा। जिस प्रकार प्रार्थना एक भाव है, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना एक भाव है, प्रे करना, भगवान से प्रे करना। और ये भाव यदि प्रार्थना से प्रार्थनाएं बन जाए तो ये जाति का उदाहरण होगा। तो याद रखोगे, प्रार्थना से प्रार्थनाएं जाति का उदाहरण होगा। सपना, मुझे रोज सपना आता है, मुझे रोज सपना दिखाई देता है, नींद में मैं सपना देखता हूं, रात में मैं सपना देखता हूं। और सपना से जैसे सपनों शब्द बदला, उसके सपनों का सौदागर कब आएगा, सपनों, सपना से शब्द बन गया सपनों, तो सपना एक वचन और सपनों बहुवचन। तो सपना तो आपका भाववाचक का उदाहरण है, लेकिन सपनों आपका जातिवाचक का उदाहरण है। एक बार में पहचान लोगे, जैसे ही भाव बहुवचन हुआ तो भाव बहुवचन होने का मतलब है कि वो भाव से जाति में बदल चुका है। आगे बढ़िए, ईमानदारी, ईमानदारी अभी आपने देखा, ईमानदार विशेषण, उस ईमानदार विशेषण से संज्ञा बनी भाववाचक ईमानदारी, और ईमानदारी को जैसे ईमानदारियां करा तो ये बन गई आपकी जातिवाचक, क्योंकि ईमानदारी एक वचन और ईमानदारियां बहुवचन, तो जैसे ही बहुवचन बनाया जाएगा वो जाति में चला जाएगा।
मुझे उम्मीद है पहला नोट आपकी समझ में आया होगा कि जब भी भाववाचक संज्ञा एक वचन होगी, जब भी भाववाचक संज्ञा एक वचन से बहुवचन में बदलेगी तो वो जातिवाचक का उदाहरण बन जाएगी। ये पहला नोट है। आगे बढ़िए दूसरे नोट की ओर। दूसरा नोट है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। दरअसल यहां जो आपको शब्द दिखाई देंगे वो व्यक्तिवाचक के शब्द होंगे, स्पेशल नाम होगा किसी का, लेकिन इतिहास में कोई ऐसी घटना उनके साथ घटित हुई हो कि जिससे वो प्रसिद्ध हो गए हों और एक विशेष प्रकार की श्रेणी को इंगित करते हों, वो आपके व्यक्ति के उदाहरण जाति में कहलाएंगे। जिस प्रकार विभीषण कौन था, मुझे आप ये बताइए। तो विभीषण जो था आपका रावण का भाई था। रावण का भाई जिसने रावण का साथ छोड़कर श्री राम जी का साथ दिया और श्री राम जी को जीतने में मदद की, या कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी था, यानी उसने रावण के साथ गद्दारी की, रावण के साथ गद्दारी की। तो आज भी गद्दारों की श्रेणी को विभीषण नाम से इंगित किया जाता है, या ऐसे व्यक्ति जो घर का भेद दूसरों को देते हैं उन्हें विभीषण कहा जाता है। तो इस वाक्य में कहा गया हमारे आसपास अनेक विभीषण हैं, हमारे आसपास अनेक विभीषण है, या प्रत्येक घर में कोई ना कोई विभीषण होता है। तो उस विभीषण का मतलब वो रावण का भाई विभीषण नहीं है, उस विभीषण का मतलब उस प्रवृत्ति के लोग उस घर में हैं। तो ये नाम तो दिखाई दे रहा है आपको व्यक्ति का, लेकिन ये एक जाति को इंगित कर रहा है, वो जाति है गद्दारों की। तो ऐसा उदाहरण व्यक्तिवाचक का होते हुए भी जातिवाचक का बन जाएगा। आगे देखिए, देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए। तो यदि आपने इतिहास पढ़ा हो और इतिहास में आपने तराइन का युद्ध पढ़ा हो, तराइन का युद्ध, तो तराइन का युद्ध, तराइन का 1191 की लड़ाई जो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच हुई, और पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और गोरी को छोड़ देते हैं। फिर दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी फिर से भिड़े, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और उस हार का एक प्रमुख कारण जयचंद, क्योंकि जयचंद साथ देता है पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी का, तो यह भी गद्दार के रूप में देखा जाता है। तो जयचंद शब्द भी गद्दार के लिए इंगित किया जाता है। यहां देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए, इस बात से उनके जन्म प्रमाण पत्र का आशय नहीं है कि यहां देश में सबके जन्म प्रमाण पत्र चेक करे गए और देखा गया किसका नाम जयचंद है किसका नहीं है। इसका मतलब है जयचंद की प्रवृत्ति के लोग देश में पैदा हो गए, अर्थात गद्दार लोग देश में पैदा हो गए। तो देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए, मतलब देश में अनेक गद्दार लोग पैदा हो गए हैं। ठीक है, तो जयचंद मतलब आपका समझ सकते हो ये कौन होगा, ये एक गद्दार की श्रेणी होगी। ठीक है, देश में अनेक जयचंद रहते हैं, मतलब देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो दो नोट हमने कंप्लीट किए, भाव से जातिवाचक और व्यक्ति से जातिवाचक, और लास्ट नोट होगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में किस प्रकार हम बदलेंगे। देखिए, गुरुजी शब्द, आप शब्द प्रयोग कीजिए गुरुजी। तो जैसे आप गुरुजी शब्द बोल रहे होंगे ना, तो गुरुजी शब्द बोलते ही दुनिया में बहुत सारे गुरुजी हैं, कोई स्पेशल थोड़ा ही है। तो गुरुजी की जैसे ही आप बात करोगे, एक स्पेशल जो गुरुजी होंगे, कोई एक गुरुजी, तो वो जाति का उदाहरण है, बहुत सारे गुरुजी हैं, लेकिन यहां गुरुजी का व्याकरण प्रमाणिक है, प्रामाणिक है। तो ये जो गुरुजी है ना, ये एक स्पेशल गुरुजी है जिन्होंने आपका व्याकरण लिखी है। क्या लिखी है? व्याकरण। तो ये गुरुजी शब्द उनके लिए प्रयोग हुआ है। तो ये गुरुजी शब्द किसका उदाहरण होगा? ये व्यक्ति का उदाहरण होगा। जिस प्रकार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो गांधी जी मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, वरुण गांधी, बहुत सारे गांधी हैं देश में, लेकिन ये और किसी गांधी के नहीं, गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। तो ये गांधी शब्द तो जातिवाचक है क्योंकि बहुत लोग गांधी हैं, लेकिन ये गांधी जी शब्द जब प्रयोग किया जाता है महात्मा गांधी जी के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए प्रयोग किया जाता है, या महात्मा जी ने देश आजाद कराया, या महात्मा जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो महात्मा, वो महात्मा कोई साधु महात्मा नहीं, आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात हो रही है। तो शब्द तो जाति का है, लेकिन प्रयोग हो रहा है किसी व्यक्ति के लिए। तो इस प्रकार जाति का उदाहरण व्यक्ति में जाएगा। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में संज्ञा के हमने भेद, संज्ञा की परिभाषा कंप्लीट करी, और इस वीडियो में संज्ञा का बचा हुआ भाग हमने कंप्लीट किया। जैसे
भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे होगा, किस प्रकार कौन से शब्द को किस संज्ञा के अंतर्गत हम रख रहे होंगे। फिर हमने देखा जो 3 नोट है वो 3 नोट भाव से जातिवाचक, व्यक्ति से जाति और जाति से व्यक्ति। जाति से व्यक्ति इस प्रकार समझिए कि शब्द जाति का होगा, लेकिन जैसे ऐसे कहा जा कि नेताजी ने देश आजाद कराया, तो नेता तो दुनिया में बहुत नेता है, यानी नेता शब्द तो जाति होगा, लेकिन कौन से नेताजी, सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है, तो ये व्यक्ति का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है 2 वीडियो में आप संज्ञा को समझ पाए होंगे। कल की वीडियो में हम संज्ञा का अभ्यास करेंगे, ठीक है, और वहां ये चीज आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा हो, या तो नोट्स आप इसी से बना ले, या इससे नहीं बनाना चाहते तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी ये सुझाव आप लगातार मुझे जरूर दें। ठीक है, कोई बदलाव या किसी चीज की आवश्यकता हो तो बताओ, क्योंकि आपके सुझाव ही मेरे लिए प्रेरणा बनेंगे। ठीक है, आपके जो सुझाव होंगे वही मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।